झारखंड की सियासत मानो कोई शतरंज का खेल बन गई हो, जहां हर चाल के पीछे छिपी है एक नई कहानी। आज हम आपको एक खास मुलाकात में ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। झारखंड के विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा बन गया है, खासकर तब जब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो जयराम महतो ने यह बयान दे दिया कि इस पर उनकी भी नज़र है। लेकिन असली तूफान तब आया जब जेएमएम के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जयराम के बयान को भाजपा से जोड़कर सनसनी फैला दी। क्या झारखंड की सियासत में कोई गहरा खेल चल रहा है? क्या जयराम महतो की भाषा और चालें किसी और की बिसात का हिस्सा है? देखिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डॉक्टर सरफराज अहमद का यह चौंकाने वाला खुलासा सिर्फ द न्यूज पोस्ट फॉर यू पर। नमस्कार, मैं आपको झारखंड की ऐसी शख्सियत से तारुफ कराने जा रहा हूँ जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मेरे साथ जेएमएम के बड़े नेता और सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद हैं। डॉक्टर अहमद देश के उन चुनिंदा राजनेताओं में शामिल हैं जिन्हें देश की चारों सदनों का सदस्य बनने का सौभाग्य हासिल है। मसलन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के ये सदस्य रह चुके हैं। मौजूदा समय में राज्यसभा में जेएमएम संसदीय दल के नेता हैं। तो आइए डॉक्टर अहमद से जानते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी की क्या तैयारी है और कांग्रेस आरजेडी से गठबंधन पर बातें कहां तक पहुंची है। डॉक्टर अहमद, इससे पहले कि मैं कोई राजनीतिक सवाल करूं, आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। डॉक्टर अहमद, ये बात बताएं कि झारखंड में आपकी सरकार की वापसी की कितनी संभावना है? 100%। दूसरा है कहाँ को ये लोग जो झूठ बोल रहे हैं, घूम रहे हैं, दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, भारत सरकार के मंत्री आ रहे हैं, तो ये सब तो टेम्पोररी फेज है और इलेक्शन में होता है, ये लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन झारखंड के लोगों ने, यहाँ के भाइयों ने, नौजवानों ने, विशेष करके माता बहन का मन बनाया हुआ है कि पुनः हेमंत सोरेन की गठबंधन की सरकार की वापसी अब करेंगे, बिल्कुल मन बनाया हुआ। और आप घूमिएगा तो आपको खुद ही अंदाजा लगेगा। झारखंड में कांग्रेस, आपकी सरकार कांग्रेस के साथ कोalition में है और जो झारखंड के प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद मीर, वो आपके मित्र हैं। आरजेडी भी आपके कोalition में है। आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव से भी आपके काफ़ी करीबी संबंध रहे हैं और आप उनके ही टिकट से गंडे से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो क्या आपकी पार्टी सीटों के शेयरिंग में और तालमेल में आपको कोई जिम्मेवारी देगी? सीट शेयरिंग कैंडिडेट के साथ साथ बातें होनी चाहिए। और आज कांग्रेस कमज़ोर है, उसके भी कुछ कारण है। हमारी गाहे बगाहे बात होती रहती है कांग्रेस के नेताओं में, राज्य के कांग्रेस नेताओं से भी होती है और दिल्ली में भी होती है। चूँकि एक सेकुलर पार्टी रही है और अभी एक अलायंस का हम लोग का एरा चल रहा है, सेकुलर जमातों का अलायंस का, तो सही और सच्ची बात, मजबूत आदमी की बातें रखनी चाहिए जगह पर, जिससे कि हम लोगों को नुकसान नहीं उठाना पड़े और हम लोग उस सीट शेयरिंग में और कैंडिडेट को सिलेक्शन में हम लोग अच्छे ढंग से इसको निकालें कि अधिक से अधिक सीट हम लोग जीते हैं और हमारी सरकार पुनः बने। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपकी सरकार से युवा बहुत नाराज है और पेपर लीक के मामले की वजह से दूसरी पार्टियां इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश में है, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो इसका कैसे आप डिफेंड करेंगे अपनी पार्टी का? देखिए, पेपर लीक का मामला है तो सरकार के संज्ञान में है। सरकार ने कहा है कि अगर आप प्रूफ कर दीजिए कि जो लास्ट जो इम्तहान हुआ है इसके पेपर लीक के बारे में, और ऐड भी निकला है अखबार में कि इसको साबित करे। एक तरह से सरकार के खिलाफ मैंने एक शोषण छोड़ने की आदत था हमेशा। जब भी कभी बहाली होता है झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ के लोगों को, नौजवानों को आगे ले जाने के लिए, बढ़ोतरी के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए, आप देखते नहीं, लोग पेपर लीक की बात शुरू कर देते हैं या कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट से सहारा ले लेते हैं। और जो हालत है आप देख रहे हैं, अब हम लोग रोकते रोकते भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने ज़मीन के लोगों को हम लोग रोज़गार दें, उनके हाथ को मजबूत करें। और जहाँ तक नौजवानों के लिए तो ढेर सारी योजनाएं सरकार ने बनाई हुई है और लोग उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री सृजन योजना के अंतर्गत लोग अपना रोज़गार
बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, दलित समाज के लोग। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा अचानक उभर कर आ गई है। आप कैसे देखते हैं अपनी पार्टी के लिए इनसे मुकाबला करने के लिए? देखिए, जयराम महतो जी एक नौजवान लड़के हैं और उम्मीदें हैं झारखंड के लोगों को उनसे। लेकिन हाल के दिनों में जो उनकी पार्टी के अंदर जो हलचल मचा है, जो हम कल भी देख रहे थे, आज भी कहीं देख रहे थे, टिकट के बंटवारे को देख करके, तो अब ऐसा लगता है, और जो जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के घुसपैठियों पे भी मेरी नज़र है। तो इसका क्या मतलब, वो कहाँ से कह रहे हैं? आप खुद सोचिए। मैं बार बार कहता हूँ कि बांग्लादेश से झारखंड का कोई बॉर्डर नहीं है, ना कोई एयर लिंक है, ना कोई डायरेक्ट लिंक है। बांग्लादेश वासियों को झारखंड आने के लिए 2-3 बीजेपी की सरकारें को पार करना होगा। आसाम को करना होगा, जहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ घूम रहे हैं, बिहार को करना होगा जहाँ इनकी सरकार है, तब ना वो झारखंड आएगा। तो इन लोगों ने क्यों नहीं वहाँ रोक लिया, क्यों आने दिया? और ये मसला तो भारत सरकार का है। क्रॉस बॉर्डरिंग जो सिटीजन्स आते हैं, ये मसला राज्य की सरकार का नहीं। और बेमतलब की बातें, हम लोग को पता है इस तरह की बातें वो लोग क्यों कर रहे हैं। हमारा जो गठबंधन है समाज का, उसमें दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये सब बातें। और मैंने 2 दिन पहले जयराम महतो की ज़बान से भी अब ऐसा लगता है कि जयराम महतो ये कहीं और से बोल रहे हैं। ये तो आने वाला दिन खुलासा करेगा। जिस तरह की मरमरिंग उनके ही पार्टी के अंदर हो रही है, और जिस तरह का 2-4-10 जगहों पर उन्होंने टिकट का बंटवारा किया है, तो लगता है वो किसी के हाथ में प्ले हो रहे हैं। लगता है ये तो आने वाला वक्त बता पाए। आपका इशारा है कि जयराम महतो को भाजपा फीड कर रही है? देखिए, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो अंदाज से उनका भाषण हो रहा है, जिस तरह के टिकट का बंटवारा कर रहे हैं, तो उससे तो लगे रहा कहीं और से प्ले हो रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कल ही एक ट्वीट किया है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को बंटी बबली से तुलना की है। बंटी बबली वो एक फिल्म थी जिसमें लोगों को किरदार ठगते हुए दिखाई देते हैं। तो बाबूलाल मरांडी के इस बयान पर आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मेरे मन में उनका बड़ा क्या कहिए कद कभी ऊंचा था, लेकिन इधर के दिनों में हाल के दिनों देख रहे हैं कि ऐसी छोटी और घटिया बातें बाबूलाल जी कर रहे हैं जो उनके जैसे आदमी के ज़बान से अच्छी नहीं लगती। हंसी आती है और दुख भी होता है, अफसोस भी होता है। जो आदमी ना जाने कितनी पार्टियां बदली और हर पार्टी को क्या क्या नहीं कहा, आज जहां है उसके बारे में उनका बयान सबको मालूम है। आज भी बहुत लोगों के मोबाइल पर है, कभी कभी लोग सुनाते रहते हैं, इसलिए मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बाबूलाल जी मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत सरकार के भी मंत्री थे कुछ दिन, और ऐसी बातें, छोटी बातें कर रहे हैं। जो हेमंत जी अलग मीटिंगें कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, कल्पना जी अलग मीटिंगें सभाएं कर रही हैं। एक अकेली महिला, उनके साथ 2-4 महिलाएं, और जो अट्रैक्शन महिलाओं का खास करके हो रहा है, तो उससे एक घबराहट का नतीजा है जो इस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर अहमद, मैया सम्मान योजना के कार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना लाया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, झारखंड बनने के बाद अधिकांश समय तो इन्हीं की सरकार रही, ठीक है ना। तो ये सब बातें जो आज इनके दिमाग में आ रही है, अभी तो एक सेकुलर गवर्नमेंट इस 4.5 साल में जितनी हो जाए लागी हुई है, जारी हुए हैं, माने गिनती भी नहीं हो पाएगी। तो ये जब इनकी सरकारें रहा करती थी, चाहे जिनके नेतृत्व में रही,
बाबूलाल जी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद मुन्ना जी रहे और कौन रहे। तो ये क्यों नहीं ये सब योजना लाए थे उस समय। और अभी इलेक्शन आया है तो ये अपना ये बात कर रहे हैं, अभी लागू कहाँ हो रहा, अभी तो केवल लोगों को लुभाने के लिए सब बातें कर रहे हैं। अभी आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का कोई डेटा वगैरह आपके पास आया है? देखिए, बहुत मामूली वक्फ बोर्ड के, झारखंड वक्फ बोर्ड के कार्यालय में झारखंड के किन जिलों में वक्फ बोर्ड की क्या क्या संपत्ति है उसकी लिस्ट उपलब्ध है, आम पब्लिक के लिए है। और अभी कहाँ कहाँ दबा हुआ है, अभी हम लोग उसकी जुस्तजू कर रहे हैं, खोज खाज कर रहे हैं। कुछ तो मामला हमारा बिहार सरकार के टाइम से, क्योंकि उस वक्त बिहार और झारखंड एक था, तो हमारी कुछ ज़मीनों पे और कुछ कोर्ट में है, कुछ बिहार सरकार में दबा हुआ है। तो इन सबको हम लोग जांच पड़ताल, खोज पड़ताल कर रहे हैं। चुनाव के बाद नोटिफिकेशन हमारे अध्यक्ष का 8 तारीख को हुआ है और आज 11-12 तारीख है, 10 से छुट्टी हो गई है। और दफ्तर खुलते ही 14 को ही ऑफिस खुल रहा और 14 को मैंने पहली मीटिंग रखी है। हम लोग जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जब जब कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर पे आई है मैंने उसको बखूबी निभाया है। ऊपर वाले से उम्मीद करता हूँ कि भैया काम भी बहुत अच्छे ढंग से निभा। एनडीए वक्फ बिल लेकर आया है जो अभी पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी में है, तो क्या लगता है कि राज्यसभा में पास हो सकेगा? देखिए, हम लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं टूथ एंड नेल और आगे भी करेंगे। अभी तो वक्त बताएगा कि वो अगले पार्लियामेंट सत्र में, अभी तो जेपीसी बनी है, जेपीसी घूम घाम रही है, लोगों से इंटरव्यू कर रही है, मिल रही है, हर स्टेट पे जा रहे हैं और अभी रिपोर्ट तो उनकी जमा नहीं हुई है। अब क्या रिपोर्ट देते हैं इस पर सरकार संज्ञान में लेकर क्या बिल लाएगी कि नहीं लाएगी, ये तो आने वक्त बताएगा। और अगर इस वक्त के इख्तियारात को, उसके पावर्स को कटेल करने की कोशिश की जाएगी तो एक कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके चैनल को, आपके साथियों को बहुत बहुत बधाई मुबारक देता हूँ और उम्मीद करता हूँ, ऊपर वाले से मांगता हूँ कि इसकी तरक्की हो, दिन दुगने रात दुगने, और लोग अधिक से अधिक आपके चैनल को देखें और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। डॉक्टर अहमद ने हमारे सभी सवालों का बखूबी जवाब दिया, अपनी पार्टी का पक्ष स्पष्ट रूप से रखा। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दें। अगले एपिसोड में एक और प्रमुख हस्ती से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट परवेज आलम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।